एक क्लास हमारी पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास ले रहे हैं पॉलिटी की। तो इसमें हम कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, तीसरा देखेंगे हम केंद्रीय परिषद होगी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, पार्लियामेंट की कमेटी डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टेट का गवर्नर, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, हाई कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय, सेंटर और स्टेट रिलेशन डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद में इमरजेंसी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी कमीशन है उसके बाद में उसके लिए डिस्कस करेंगे हम, चाहे वो वित्त आयोग हो, नीति आयोग हो, लोकपाल हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। बाद में देखेंगे हम जो स्थानीय स्वय शासन है उसके बारे में, कुछ विशेष राज्यों के लिए उपबंध। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप के आपको पूरा इसके बाहर पॉलिटिक कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जैसा कि हमारी एक खास बात यह है कि हम उस टॉपिक को बेसिक से डिस्कस करते हैं। जैसे क्या एक क्वेश्चन पूछता है स्टेट पीसीएस, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कि देश का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं। जो फर्स्ट सिटीजन है कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट होता है। अब एक होता है कि कौन से आर्टिकल में ये कहा गया कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, तो वो आपका आर्टिकल है 52। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्योंकि स्टेट पीसीएस में या अदर छोटे से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका एसआई का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचर्स की वैकेंसी का, पीआरटी का, पीजीटी का, टीजीटी का, सारे एग्ज़ाम्स में ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये हो गया आपका कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, तो आपका आर्टिकल 52। उसके बाद आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में आर्टिकल 53 कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होंगी। एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ किसके हाथ में होंगी, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होंगी। आर्टिकल 53। अब आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अब उसमें कौन कौन होंगे ये हमारा क्वेश्चन है। आर्टिकल 54 किसकी बात करता है कि जो निर्वाचक मंडल होगा यानी कि कौन कौन लोग होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। तो अब ये देखिए, पहला स्टेटमेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये देखो, अब ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये पीसीएस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट वो एग्जामिनर ये भी डाल सकता था कि संसद के यानी कि पार्लियामेंट के बोथ हाउस के सभी सदस्य हैं, तो सभी नहीं होते, केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसमें, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट इन सब में, चारों में पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, बोथ हाउस यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ विधानसभा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है केवल वही पार्टिसिपेट करती है, उसके इलेक्टेड मेंबर। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है इसके इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट हम ये गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे है, तो पहले में दूसरा है, थर्ड में दूसरा है। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, ये बात ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट, ये बात ठीक है हमारी। तो पहला तीसरा भी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कि उसके इलेक्टेड सदस्य है, तो ये भी बात ठीक है। तो हमारे इसमें 3 ऑप्शन जो है सही हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वो इलेक्टेड की बात कर रहा है, नॉमिनेटेड की बात कर रहा है, या टोटल जो सदस्य हैं
ऑल मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्टेड मेंबर हैं, बोथ हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के, और स्टेट में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं, परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें। तो ये क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन ये हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। आप ये जो है ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पूछ रहा है सही है कि नहीं है, कौन सी बात पूछना चाहता है एग्जामिनर। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो इलेक्शन ऑफ सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, यानी कि जो उसका उत्तराधिकारी है, सपोज करो इसका जो अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर 5 साल का है, वो 5 साल के पूरे से करने से पहले ही उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो वो एक कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये आपका आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन वो पद संभालता है अपना प्रेसिडेंट का, उसकी तारीख से 5 साल तक बना रहता है। 5 साल तक, ध्यान रहे कब से? जब उसको पद ओथ दिलाई जाती है उसके पद की, तब से 5 साल तक बना रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 5 साल जैसे ही हो गए हटा दिया, नहीं। प्रेसिडेंट के इसमें क्या है कि जब तक अगला उसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक उसको उसी पद पर बने रहने दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि उसके टेन्योर से पहले ही इलेक्शन किया जाना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट, ये बात तो ठीक है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है। ये बात ठीक है, जिस दिन से वो अपना ऑफिस होल्ड करता है तब से 5 साल तक रहता है। दूसरा सही है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ये बात भी ठीक है, अभी हमने देखा था ये। तो चौथा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। तो मैं आपको बताऊं कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन को इस आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता और ना ही अवैध ठहराया जा सकता। किस आधार पर? कि किसी राज्य के विधानसभा को भंग कर दिया गया है ना। तो इस आधार पर उसके जो है उसे आप जो है, अगर सपोज करो, जैसे कि हमने देखा था उसके निर्वाचक मंडल में स्टेट की असेंबली भी होती है, और सपोज करो स्टेट की असेंबली कहीं पे इमरजेंसी लगी हुई है, कुछ और बात है वहाँ पे, तो उस को हम शामिल नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम उसके आधार पर मतलब वेट करेंगे या फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इसको जो है कैंसिल करो इसके इलेक्शन को, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये देखना जरूरी होता है कि वो संविधान के हिसाब से पूछ रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है, या फिर ऐसे ही जनरली वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। तो ऐसा नहीं है, ये कंडीशन अमेरिका में है, ये यूएसए में कंडीशन है, बट इंडिया में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट जब गलत हो गया तो हमारे 3 स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कटे हो जाते हैं, ये पहला और ये तीसरा और ये आपका डी। तो हमारा ऑप्शन बचता बी। तो उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर। तो मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज दे रखी है इसकी 35 ईयर, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है। जैसे कि आपकी मैक्सिमम एज होती है ना, मैक्सिमम एज आपकी किसी भी जॉब के लिए 32, यूपीएससी के लिए, अदर एग्जाम के लिए 40, यूपीपीसीएस अदर, बिहार में अलग एज है, राजस्थान में अलग है, इधर हरियाणा में अलग है पीसीएस में। तो बट यहाँ पे ऐसी कोई एज नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि कितनी भी एज का हो सकता है, बन सकता है। अब आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, जब यहीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होगा, तो ये आपका आर्टिकल 55 में तरीका बताया गया है। आर्टिकल 55, आपको ये 4-5 आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, रटना पड़ेगा आपको।
इसमें इलेक्शन का तरीका बताया है, इलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है इसमें। तो इलेक्शन का प्रोसेस जो होगा राष्ट्रपति का, इसमें कहते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के हिसाब से उसका जो है निर्वाचन होगा। एक चीज़ और, इसमें हर स्टेट के सभी राज्यों के विधायकों का वोट परसेंट जो है, एक वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। यूपी के विधायक की वोट की वैल्यू अलग होती है, जो छोटा है गोवा उसके वोट की वैल्यू जो है कम होती है, यूपी की जाहिर सी बात ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे जितना बड़ा स्टेट होगा, जितनी ज़्यादा वहाँ पे संख्या होगी, तो उसी के हिसाब से वोट की वैल्यू उसकी अलग होती है, सीटों की संख्या। अब आगे देखते हैं हम, भारतीय संविधान की किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग क्या होते हैं? इम्पीचमेंट, ये इम्पीचमेंट। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, यानी कि कौन से आर्टिकल के हिसाब से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसको हटाया जा सकता है? अब ये देखिए आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61। अब छोटे एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के, यानी कि पीसीएस तक में पूछा जाता है, बट यूपीएससी इसका प्रोसेस पूछता है पूरा, मतलब कैसा प्रोसेस है इसका। तो आर्टिकल 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा, या तो आपकी राज्यसभा लगाएगी या आपकी लोकसभा लगाएगी, कहीं पे भी ये आरोप लगाया जा सकता है। अब पहला सदन उसको पास कर देगा तो दूसरा सदन के पास में भेजेगा, दूसरा सदन उसका अच्छे से अन्वेषण कराएगा और उसमें स्वयं राष्ट्रपति को उपस्थित होने का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रहे कि इसमें अभी लास्ट में आपने इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखा था कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें इलेक्टेड मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर सभी के, है ना, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। लेकिन याद रहे कि जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है, इम्पीचमेंट चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है हटाने के लिए, तो उसमें ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है भाग नहीं लेती है, यानी कि जो विधायक हैं वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, विधायक इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो कौन कौन लेते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो पहले हमने देखा था कि इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर थे, बट इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों टाइप के मेंबर होते हैं। ध्यान रहे आपको, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड तो दोनों मेंबर होते हैं इसमें, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट लगाने का अधिकार किसे है? तो अभी हमने डिस्कस करा था कि बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि उसमें लोकसभा भी लगा सकती है, चाहे तो लोकसभा लगाए राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर राज्यसभा लगाए। तो हमारे दोनों हैं, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका, लोकसभा लगा सकती है, राज्यसभा लगा सकती है। आगे देखते हैं, यदि अब इसमें और देख लेते कि 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो पूछता कि कितने दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा? 14 दिन पहले। आगे देखते हैं, यदि अगर मौत हो जाती है, ये त्यागपत्र दे देता या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद को कौन संभालेगा? इन द केस ऑफ पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई द पोस्ट। अब ऐसी कंडीशन में उसका पद को कौन संभालेगा? तो ऐसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट उसके पद को संभालेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके संभालने के बाद, उपराष्ट्रपति के संभालने के बाद विद इन 6 मंथ, 6 माह में, 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन किया जाना जरूरी है। 6 मंथ के अंदर में इलेक्शन किया जाना जरूरी है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो सपोज दैट कि अगर उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, उनकी भी मौत हो जाती है, वैसे तो ऐसा हुआ भी है एक बार, तो ऐसी कंडीशन में कौन फिर इस पद को संभालेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा हिदायतुल्लाह वाले केस में हो चुका था, जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने प्रेसिडेंट की पद को संभाला था।
ऐसा भी कंडीशन बन जाती है कि प्रेसिडेंट के अगर सपोज करो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया या फिर उनकी अचानक में मौत हो गई, वाइस प्रेसिडेंट किसी विदेशी यात्रा पर गए हुए हैं या फिर छुट्टी पर गए हैं, कुछ भी हो सकता है कंडीशन, तो उस कंडीशन में ये CGI उसके पद को संभालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व लोकसभा ऑन। तो ये देखो, इसमें इसकी राष्ट्रपति की अपनी पावर नहीं होती, वो रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट की, यानी कि कैबिनेट मंत्रालय की सिफारिश पर ही वो भंग कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास में ऐसी पावर नहीं है। तो इसका आर्टिकल कौन सा है, कौन सी उसके हिसाब से, तो ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 74 में कैबिनेट यूनियन कैबिनेट का मेंशन है, तो उसकी सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि ये जो सलाह होगी वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगी, इसमें विवेकाधिकार का अपने प्रयोग कर सकते हैं, बाइंडिंग नहीं होगी सलाह। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 108 यानी कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत की जाती है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय। तो ध्यान रहे कि इसमें अभी यूपीपीसीएस में 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, बट उसमें गलती क्या रही थी कि कमीशन की ये महानता देखो कि वो हिंदी वाले में यहाँ पे आर्टिकल ही मेंशन नहीं था। तो जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई आप हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश का भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम जो है ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, हम जो है सिर्फ अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून को फॉलो करते हैं और हम इंग्लिश को ही वरीयता देंगे। तो इन अंग्रेज़ों से भाई आप बचें और थोड़ा सा इंग्लिश को भी आप देखें। ठीक है, ये आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ मैं। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार। कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है इसमें कि GST लग रही हो आपको सब्सक्राइब करने पे, 18% की है, 28% की है ना, तो ज़्यादा सीरियस नहीं हो यार, दिल पर नहीं लेने का। आगे देखते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों का अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उपराष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत में अपनी सहमति दी। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, घुमा घुमा के पूछने की, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द ईयर ऑफ 2002। यार सीधा सीधा ही बोल सकता था कि ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट निकालता है, तो आर्टिकल 123। वहीं यार गवर्नर की बात करें तो हम 2 इधर ले आएंगे, 3 इधर को ले आएंगे, तो 213। गवर्नर अगर निकालेगा ऑर्डिनेंस तो 213 के आर्टिकल के हिसाब से। और जो प्रेसिडेंट निकालता है, जो राष्ट्रपति निकालता है, राष्ट्रपति, तो वो अध्यादेश कौन से आर्टिकल के हिसाब से निकालता है? अध्यादेश 123 यानी कि ऑर्डिनेंस 123। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जारी रखना आवश्यक है? ये ध्यान रहे आपको। एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन दैट टाइम फ्रेम आफ्टर द स्टेट ऑफ इट्स सेशन। तो आपको बताना है, अगर सेशन स्टार्ट हो गया है तो वो 6 वीक्स तक जारी रह सकता है। अगर सेशन नहीं स्टार्ट हुआ है तो 6 मंथ तक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है इसका, तो मैक्सिमम टाइम पे 6 मंथ प्लस 6 वीक इसका ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम है, 6 मंथ प्लस 6 वीक। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? ये चैनल सिर्फ हिंदी माध्यम का नहीं है, इसमें इंग्लिश का भी कंटेंट है भाई, दोनों का, इसलिए मैं साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आपके लिए भी बेहतर है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, क्योंकि वो केवल वो हिंदी करके जो है प्रीलिम्स में फेल होते रहते हैं बार बार। तो भाई क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको इतना टाइम मिलता है कि आप इजीली क्वेश्चन को देख सकते हैं जिसमें फंस रहे हो आप।
सब में मत करना बैठ जाना कि 150 क्वेश्चन आए, 150 का हिंदी भी पढ़ें इंग्लिश भी पढ़ें। तो आपको एक ही पढ़ना, बस जिसमें फंसे हो उसको पढ़ रहा हूँ आप। तो सुप्रीम कोर्ट से कौन से उसमें परामर्श ले सकता है? आर्टिकल 143। ऑर्डिनेंस का कौन सा था? ऑर्डिनेंस का था 123 और यह है 143। कन्फ्यूज़ नहीं करना भाई इसमें। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का, अब ये देखो वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्णायक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य है। अभी हम पीछे प्रेसिडेंट का डिस्कस कर रहे थे, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग। अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे प्रेसिडेंट के, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको टेंशन ना हो। देखिए, एक तो ये कि आपको बताया था मैंने आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। लेकिन वो कैसा होता? गुप्त मतदान, यानी कि मतदान छुपा कर दिया जाता है। जो वोट डाला जाता है छुपा कर दिया जाता है। अब ये होता है कि अगर कोई केस पड़ जाता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, अगर कोई विवाद आ जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद, तो कौन फैसला देगा उस पर? ये सुप्रीम कोर्ट उस फैसले का निपटारा करेगा। और एक और अब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 में कहा है कि जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है? उसके लिए क्या, पहली बात तो ये कि वो भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो। दूसरा है कि 35 एज क्रॉस कर चुका हो, और उसे जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसमें जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता वो रखता हो। एक चीज़ और उसमें पूछता कि कितने लोग जो है उसको प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे, तो कम से कम 50 प्रस्तावक हों और 50 ही कैंडिडेट जो है उसके अनुमोदक हों। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसके जो है इलेक्शन के लिए चाहिए। आपको पता ही है, अब अगर कोई एग्जाम पूछ रहा था कि भारत के पहले राष्ट्रपति का आप नाम बताओ, तो आपको पता ही है राजेंद्र प्रसाद। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णा। तो तीसरे जाकिर हुसैन। एटलीस्ट 2-3 का आपको स्टार्टिंग का याद होना चाहिए। तो ये राजेंद्र प्रसाद कब थे? 1950 से 1962 तक। अब ये देखिए आर्टिकल 60 क्या बोलता है? आर्टिकल 60 तो जो ओथ लेता है प्रेसिडेंट, वो ओथ की बात करता है। राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है वो। कौन सा? आर्टिकल 60। अब शपथ कौन दिलाएगा? शपथ जो है राष्ट्रपति को ओथ जो दिलाएगा वो CGI दिलाता है। CGI अगर वो नहीं है, अगर एट प्रेजेंट वो नहीं है इस टाइम पे, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो उसको शपथ दिलाते हैं। कई एग्जाम पूछ रहा था कि इसके राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, तो 5 लाख पर मंथ सैलरी है। और राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो वो संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। वो संचित निधि से दिया जाता है। ध्यान रहे आपको, संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और एक और चीज़ हमने डिस्कस करी कि राष्ट्रपति को जब हटाने की बात चल रही होगी तो महाभियोग लगाया जाएगा उस पर, तो कम से कम 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 14 डेज पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उस सदन के जहाँ पे भी ये लगाया गया है, लोकसभा में, राज्यसभा में, उस टोटल सदन के 1/4 कैंडिडेट कम से कम उस पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में ये लाया जाएगा किसी भी उसमें, लोकसभा या राज्यसभा में। कितने? 1/4। कई जगह यहाँ पर 2/3 कर देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन पास उसे करने के लिए कितना चाहिए? 2/3। सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 पास होना चाहिए इनसे। उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद में हटा दिया जाएगा। एक और है यहाँ पे आर्टिकल 78, इससे रिलेटेड है कि उसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री की कर्तव्य हैं। वो हम जब प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे तो हम उसमें करेंगे वो।
एक चीज़ और थी, जो संयुक्त अधिवेशन था, ज्वाइंट सेशन था, ज्वाइंट सेशन 108 के तहत बुलाता राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसका हेड कौन होता है? जब हेड होता है स्पीकर। हमने 123 डिस्कस कर लिया था, 143 डिस्कस कर लिया था। अब आगे देखते हैं, अब ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट, अब ये देखो, जो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो किसके आधार पर क्रिएट की गई है? तो यूएसए के आधार पर क्रिएट की गई है। पूछ लेता है एग्जाम में कि किस आधार पर क्रिएट की गई? यूएसए के आधार पर। अब कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के लिए है? वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 63 है। 63 क्या बोलता है? कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। किसका? राज्यसभा का। यही होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है, उसके बाद भी सदन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। आर्टिकल 64 राज्यसभा का भाग होगा, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब ये देखते हैं जरा, अब जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा था कि इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बोथ हाउस के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तो भी देखिए, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, गलत है, दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य और राज्य विधानसभा के सदस्य केवल, ये केवल नहीं, दोनों सदनों के दोनों सदस्य। ऑल द मेंबर ऑफ बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों भाग लेते हैं इसमें। अब इसकी मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। इसकी मिनिमम एज जो है 35 है, 35। मैक्सिमम इनकी भी कोई एज नहीं है, मैक्सिमम। और इसकी सैलरी कितनी होती है? 4 लाख, 4 लाख सैलरी है। इसमें 67 में, आर्टिकल 67 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर होगा वो तिथि से 5 साल होगा, लेकिन अगर इनको रिज़ाइन करना हुआ तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट अपना रिज़ाइन जो किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। एक कंडीशन और कि इन्हें हटाया भी जा सकता है क्या? हाँ, तो इन्हें अगर राज्यसभा चाहे तो उन्हें हटा सकती है। तो उसके लिए राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा को अपना एक प्रस्ताव पारित करना होगा बहुमत के आधार पर, उसके आधार पर फिर हटा सकते हैं। अब ये देखते हैं पहला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सर्वपल्ली राधाकृष्णा 1952 से 1962 तक थे। दूसरे जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन। फिर बीबी गिरी थे, बीबी गिरी। आगे देखते हैं, अब भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, कौन कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट का भी हमने देखा था कौन कौन करता। इसमें स्टेट से कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, तो दोनों को हम काट देंगे। तो तीसरा चौथा कटा हमारा, तो पहला आंसर आ गया। लोकसभा के सदस्य है और राज्यसभा के सदस्य है। यहाँ पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड नहीं लिखा देखो, इसलिए इन्होंने, तो सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट में क्या था? उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर थे। और उसमें तीसरी एक चीज़ और थी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि जो विधायक होते हैं विधानसभा के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर नहीं है। ये क्लियर है? अब आगे देखते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से आपको बताना है कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है। तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए, इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद में हम कुछ ये डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74 वो क्या कहता है? वो कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब ये सलाह देगी राष्ट्रपति को। अब इसका साइज कितना होगा, या फिर इसके सलाह पर ये विचार कर सकता नहीं कर सकता? तो ये हुआ क्या था कि 72 अमेंडमेंट 1976 में राष्ट्रपति
जो था सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, लेकिन बाद में 44 अमेंडमेंट 1972 में ये इसको बाध्यकारी कर दिया गया था कि इसकी सलाह को मानना ही पड़ेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, बिना उसके सलाह के कोई काम नहीं करेगा वो। अब इसका देखिए हुआ क्या था कि 1971 अमेंडमेंट 2003 में 1971 अमेंडमेंट 2003 में इसकी संख्या जो थी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों सहित, यानी कि ये प्रधानमंत्री सहित पीएम प्लस अदर मिनिस्टर्स, वो कितने होंगे? वो लोकसभा के, यानी कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। 15% से, ये याद रखना, 15% से, किसके? लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। अब एक चीज़ और देखो, अब ये जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसके प्रति जवाबदेही है? वो उसकी जवाबदेही किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति इसकी अकाउंटेबिलिटी है। एक चीज़ और, आर्टिकल 75 में क्या है? आप आर्टिकल 75 में क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट वो ना तो लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है, क्या फिर भी उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है? तो हाँ, उसको 6 मंथ के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उसको या तो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा, अदरवाइज उसका जो है मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन हो कि मंत्रिपरिषद को, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो जो ओथ का काम है, ओथ का काम राष्ट्रपति दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को भी और आपके जितने भी अदर मिनिस्टर्स हैं, अदर मिनिस्टर्स को भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और इनको अपना अगर रेजिग्नेशन लेटर देना हो, अपना त्यागपत्र देना हो, तो किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री भी और आपका अदर मिनिस्टर्स हैं वो भी। आर्टिकल 78 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को बताए सारे संघीय प्रशासन के बारे में, जो भी राय मांगे वो मतलब उसके बारे में दे वो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है हमारा, हमने पढ़े क्वेश्चन, तो आंसर इसका आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो पीएम का अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा पीएम का। नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 75 के क्लोज ए में कहा गया है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति कौन करेगा? जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी, वो प्रधानमंत्री की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ही करेगा। अदर्स मिनिस्टर की, जितने मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो सबकी नियुक्ति कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। नियुक्ति जितने मिनिस्टर हैं प्रेसिडेंट करेगा, बट एडवाइस होगी पीएम की इसमें। अब आगे देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर, देखो क्या बोला गया इसने, देखो प्रधानमंत्री संविधान के अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या फिर दोनों सदनों में से किसी का ना हो, कोई भी बन सकता है। लेकिन जनरली देखा ये गया है कि जो लोकसभा का सदस्य होता है वही प्रधानमंत्री होता है। कहीं ना कहीं से वो जीत ही लेते हैं, अपना हिसाब बैठा ही लेते हैं, तो कौन होता है? लोकसभा का मेंबर। लेकिन ये नहीं कि राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर ही थे, तो ये राज्यसभा का बन सकता है, बट जनरली ऐसा देखा गया कि वो होता है। अब आगे देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी 25। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा तो 25। अब हमने प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के देखा था, तो उसमें थी 35। तो ये क्योंकि ये लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी 25 ही चाहिए,
जबकि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 30 एज चाहिए। तो हम उस कंडीशन में पहुंच गए कि हम राज्यसभा के बन सकते हैं, लोकसभा के बन सकते हैं, और हमें इंतजार करना पड़ेगा भी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो अभी हमारे पास में टाइम है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो अभी फ़िलहाल हम लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारे लिए एक देश सेवा का मौका है, एटलीस्ट हम प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे। आगे देखते हैं, चलो कोई नहीं बनाने बैठा, आपको पढ़ लो यार। ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर रिक्वायर्ड टू द टेबल ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें 50, ठीक है, आपके पास में 50 नंबर होने जरूरी हैं लोकसभा मेंबर के। अब ये याद रहे कि अविश्वास प्रस्ताव का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यह मेंशन जो है लोकसभा की प्रक्रियाओं यानी कि नियमों में मेंशन है। आगे देखते हैं हम। संवैधानिक संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था 91 अमेंडमेंट 2003, 91 अमेंडमेंट 2003। आगे देखते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो यहाँ आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 76। कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे वो। आर्टिकल 76, तो आर्टिकल 76 कहता है कि देश का सर्वोच्च अधिकारी अटॉर्नी जनरल होगा। अब आर्टिकल 76 के क्लॉज 2 में इसके कर्तव्य बताए गए हैं कि कौन कौन सी इसकी ड्यूटीज़ हैं। अब इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट आपके राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रति ये प्रसाद पर्यंत रहता है। किसके प्रति अकाउंटेबल? राष्ट्रपति के प्रति। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल बता दिया, आर्टिकल 76 है। तो एग्जामिनर कभी कोई पूछता कि इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करता है, उसकी कमेटीज़ का मेंबर हो सकता है। तो कौन है वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और ये जो है भारत सरकार को कानूनी विषय पर जो एडवाइस करता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करता है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने, किसी भी कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन वोट क्यों नहीं दे सकता? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू बी ए मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी व्हाट इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। तो आपका कौन है? ये महाशय हैं आपके भारत का अटॉर्नी जनरल, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 अपॉइंट कौन करता? प्रेसिडेंट। अपने जो है इसका ये त्यागपत्र किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। कभी भी हटाए जा सकते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो ये पूछ रहा है कैग के बारे में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। तो ये महाशय हैं कैग कहते हैं इसको, कैग। आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 कौन करेगा इनको अपॉइंटमेंट? इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा इसको। तो इनको उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाया जाता है। इनका प्रोसीजर क्या हटाने का? कि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से उसको सिद्ध कदाचार, या ये पूछता किस आधार पर? तो एक तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता का प्रस्ताव पारित करके। असमर्थता, ये व्यक्ति सुप्रीम ये कैग बनने के लिए असमर्थ है, सिद्ध कदाचार या असमर्थता। अब इनका टाइम पीरियड क्या होता है महाशय का? तो टाइम पीरियड या तो इनका 6 साल होगा, 6 साल, या एज 65 ईयर,
6 ईयर या 65 ईयर। इसको लोक लेखा समिति की आंख व कान कहा जाता है। इसको लोक लेखा समिति की आंख व कान कहा जाता है। अब आर्टिकल जब 148 डिस्कस करा तो 149 भी देख लेते हैं। 149 में क्या गया है कि इसके कैग की जो कार्य हैं, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो शक्तियां हैं, पावर दी गई हैं, तो उनके बारे में मेंशन किया गया है। पावर्स के बारे में, वर्क के बारे में बताया गया है आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 151 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 151 बोला है कि ये जितने भी कोई ये काम करेगा तो उसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को करेगा। ये रिपोर्ट किसको करेगा? ये रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट कहाँ पे भेजेगा उस रिपोर्ट को? ये संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भेजेगा उस रिपोर्ट को। तो ये ध्यान रहे कि ये कैग रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिपोर्ट करता है पार्लियामेंट में रखवाएगा। एक और इसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा था कि ये कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, क्योंकि इसके कामों को देख के, इसकी पावर्स को देख के बताया गया था कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। आगे देखते हैं। अब लोकसभा के लिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर ए पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? अब आपका 25 ईयर, और राज्यसभा कितने लिए होना चाहिए? वहाँ पर 30 ईयर। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं लोकसभा के बारे में। कुछ आर्टिकल मेंशन है, कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो जो आपका संविधान का भाग 5 है, संविधान का भाग 5, उसमें आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक मेंशन है। आर्टिकल 79 से 122 तक। तो आर्टिकल 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलाकर बनेगी। संसद में कौन कौन आते हैं? संसद में राष्ट्रपति और आपका लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर कोई पूछा आपको संसद में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों आते हैं संसद में। तो इसमें आर्टिकल 79 में कहा गया था कि राष्ट्रपति, ये संसद होगी और संसद दो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा। अब आर्टिकल जो 81 है, आर्टिकल 81 वो लोकसभा के लिए है। लोकसभा, उसमें स्टेट के लिए, राज्यों के लिए जो संख्या है वो 530 है, और बाकी मैक्सिमम संख्या जो यूनियन टेरिटरी के लिए है वो 20 है, यानी कि 550 तक हो सकती है मैक्सिमम संख्या। अभी प्रेजेंट में कितने? 545। इसमें होता क्या था कि क्लोज था कि आर्टिकल 321 में, आर्टिकल 331 में क्लोज था। वो कहता कि प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को इसमें जो मनोनीत करेगा, लेकिन अभी 104th अमेंडमेंट में उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं होगा उसमें। तो आपसे पूछा था कि 104 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि एंग्लो इंडियन से रिलेटेड प्रोविजन थे जो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब आर्टिकल कौन सा था? 331। ये करंट का में भी पूछ सकता है, वैसे पूछ सकता है, आपको बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको कि अभी जो स्टेट्स में जितने भी लोकसभा के सीटों की संख्या है वो किस आधार पर तय की गई है? वो आपकी जनगणना थी 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना, 1971 का सेंसेक्स था, उसके अकॉर्डिंग तय की गई है। लेकिन बाद में ये बढ़ाकर इसमें सहारा लिया गया था 2021 के सेंसेक्स का। अभी क्या है? अभी ये है कि जो 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, उसमें कहा गया है, 84वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि इनकी सदस्य जो है 2026 तक नहीं बढ़ाई जा सकती। लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाई जा सकती, मतलब यही रहेगी जो है। अब देखिए इसका टेन्योर कितना होता है अब लोकसभा का टेन्योर कितना होता?
कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। राज्यसभा कितना होता है? 6 साल होता है। लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले भी 5 साल से पहले भी इसको ख़त्म कर सकता है। एक चीज़ और, अगर इमरजेंसी लगू हुई है तो क्या कर सकते हैं? इसका टेन्यूर बढ़ा सकते हैं क्या? तो पार्लियामेंट जो है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है, संसद एक बार में 1 साल तक, 1 वर्ष तक इसका टेन्यूर को जो बढ़ा सकती है, एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकती है। लेकिन अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो, इलेक्शन कमीशन बोले कुछ भी बोले, तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। अब इसके लिए आपको पता ही है, एक जो है अध्यक्ष होता है जो इसको चलाता है, संसद को, लोकसभा को या फिर राज्यसभा को। राज्यसभा में हमने देखा था चेयरमैन थे। जो इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के प्रेसिडेंट जो होंगे, तो वो अपना इस्तीफा किसको देंगे? वो उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष को देंगे अपना रिजाइन, अगर वो करेंगे तो। आगे देखते हैं, एक टर्म और आती है इसमें, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जो आम चुनाव होते हैं, जो नए चुनाव होते हैं, उनमें लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उसे इसके लिए चुना जाता है। अब हम क्वेश्चन को इसमें डिटेल से देखेंगे। एक चीज़ और, इसमें कोरम कितना होना चाहिए? कोरम रन करने के लिए, लोकसभा को रन करने के लिए कोरम होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। 1/10 भाग इसका होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ पे हैं अभी लोकसभा के? तो यूपी में आपके 80 मेंबर हैं लोकसभा के। अगर आपने यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल अगर जीत लिया तो आपके 80 यहाँ से हो गए, महाराष्ट्र से आपके 48 हो गए, 42 आपके यहाँ से हो गए। तो ये 80, 160 और 10, 170 तो आपके यहीं से हो गए। 170 हो गए, 1-2 स्टेट से और जीत लो, आप निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री बनोगे तैयारी छोड़ के। तो आपको 3 स्टेट पर फोकस करना आवश्यक है। ठीक है भाई, तो तैयारी स्टार्ट कर दो प्रेसिडेंट बनने के लिए। कुछ अच्छा करो यार देश के लिए, कुछ तो काम आओ देश के। और क्या देखते हैं इसमें? अब ये पूछ लेता कभी कभी कि इसका पहला जो अध्यक्ष था वो कौन था लोकसभा का? तो जीबी मावलांकर पहले इसके अध्यक्ष थे लोकसभा के। कभी कभी उपाध्यक्ष पूछ लेता, उपाध्यक्ष कौन था? छोटा एग्जाम के लिए ये ध्यान रहे कि ऐसे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं उसमें। तो MN अयंगर, ये ध्यान रख लो। बिहार का शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो, कोई भी ऐसे एग्जाम हो, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इनमें ही पूछे जाते हैं ये। अब आगे देखते हैं। अब प्रथम इसकी हेड पूछी जाती, तो पहली अध्यक्ष कौन थी इसकी? तो मीरा कुमार थी। पहली अध्यक्ष थी मीरा कुमार, वुमेन में। अब देखते हैं क्वेश्चनों को। लोकसभा, ये तो देख लेते हम, 25 ईयर थी इसकी। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर बांटी जाती हैं। आगे देखते हैं। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित था, कौन सी सेंसेक्स पर आधारित था? 1971। आगे देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा? तो इसमें आपका है मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। लोकसभा में कोरम, आपको बताना कोरम कितना था? 110। एक चीज़ और, 110 और किस नहीं चाहिए? अगर आपको बनना है विपक्षी दल का हिस्सा, यानी कि मुख्य विपक्षी दल बनना है आपको, तो उसके लिए भी आपको 110 संख्या चाहिए टोटल सदस्य संख्या की। आगे देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रत्येक रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा।
तो देखिए पहली बात तो जब ये लोकसभा की बात कर रहा है तो संसद के सभी सदस्य कहाँ से आ जाएंगे, राज्यसभा का क्या मतलब, जनता क्यों वो करेगी इसको, लोकसभा के लिए है तो लोकसभा के लिए, तो ये आ गया। अब ये कह रहा बहुमत दल के सदस्यों द्वारा तो हो नहीं सकता डेमोक्रेसी में भाई, तो अकेला क्यों करोगे आप ये काम, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा। अब इसको जो है हटाया कैसे जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड। तो लोकसभा है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित कर वाई ए रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द हाउस, तो इसके द्वारा जो हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है। अभी हमने बताया था जो नए सदस्यों को शपथ दिलाना, एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर, तो कौन चुना जाता है, वो जो वरिष्ठ आदमी होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने बताया जी.बी. मावलंकर थे, जी.बी. मावलंकर। राज्यसभा में होते हैं, अब हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जैसे कि हमारी आदत है, खराब नहीं है, अच्छी है, इसमें कहा गया है संसद का जो उच्च सदन होगा उसे राज्यसभा कहेंगे, यहाँ थी उच्च सदन, उसको हम राज्यसभा कहेंगे, राज्यसभा। अब इसकी जो अधिकतम संख्या वो कितनी होगी, अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर जो है 250 होगी। अब इसमें कहा गया कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा में राज्यों और यूनियन टेरिटरी के 238 से अधिक निर्वाचित सदस्य होंगे और 12 जो यहाँ पे राज्य स्टेट एंड यूटी से जो सदस्य होंगे वो 238 प्लस 12 सदस्य जो होंगे वो प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है। इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट कितने, 12 कैंडिडेट को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने सदस्य है इसमें, राज्यसभा में प्रेजेंट में 245 होते हैं, ये हो सकता है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम, प्रेजेंट में कितने 245। और यही लोकसभा की हमने बात करी थी, लोकसभा में कितने हो सकते हैं 550, लेकिन प्रेजेंट में कितने 545, तो ये नंबर ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए आपको चाहिए एज 25, राज्यसभा के लिए कितनी एज चाहिए आपको 30 एज चाहिए। कितने टाइम के लिए होता है, ये 6 ईयर के लिए होता है। और ये चीज़ और ध्यान रखना, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसमें होता क्या है कि आपके 1/3 सदस्य जो 1/3 मेंबर हैं इन 245 के, 245 का 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल पर ये इनका टेन्योर कंप्लीट होता जाता है। तो ये साइकिल चलती है ऐसे करके, ये 6 साल की साइकिल है, 2 ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे 1/3 रिटायर्ड हो गई, फिर 1/3 को निकाल दिया, फिर 1/3 को, ऐसे करके हर 2 साल पर 1/3 को निकाल। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा टेक्निकल है, भूल जाते हैं लोग इसमें, कि 1/3 कैंडिडेट कब, 2 साल पर ये निकलते रहते हैं। क्लियर है। टेन्योर बता दिया 6 साल का होता है, 6 साल का टेन्योर है। कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो आपकी अगर जो है 105 साल में फिर भी बन सकते हो, 150 वाला बन सकता है, हम तो कहें कि 200 वाला बन जाए। फिर जॉब के लिए भी ऐसे ही कर दो यार कि किसी की एज 245 साल है वो भी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है भाई। तो इक्वल करो ना भाई सबके लिए, मेरे हिसाब से सबके लिए इक्वल रहने दो भाई, तुम देते रहो जब तक देना है तुम्हें, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ये तो जस्ट जोक है, टेंशन नहीं लेने का। अब जो इसका जो सभापति होता है वो कौन होता है, जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होता है। वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होता है इसका। ये अपना रिज़ाइन किसको करेगा, जो वाइस प्रेसिडेंट है अपने रिज़ाइन करेगा आपका प्रेसिडेंट को, और इसका ही एक उपसभापति होता है, इसका एक उपसभापति होता है, तो वो रिज़ाइन करेगा सभापति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। जैसे कि हमने देखा था लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इसमें भी सभापति और उपसभापति होता है, तो एक दूसरे को रिज़ाइन दे सकते हैं वो। अब ये देखिए इसमें जो है कुछ ज़्यादा पावर दी गई है राज्यसभा को लोकसभा के मुकाबले। वो कौन सी पावर्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 312 के हिसाब से आप
अखिल भारतीय सेवाओं का जो है सृजन राज्यसभा की शक्तियों दी गई हैं। इसमें राज्यसभा को शक्ति है कि वो ऑल इंडिया सिविल सेवा का गठन कर सकती है। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है? फोर्थ शेड्यूल जो है किससे रिलेटेड? आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। फोर्थ शेड्यूल आपका रिलेटेड है इससे। अब चलिए अब देखते हैं, तो इसमें क्या देखा था हमने? राज्यसभा में क्या होते हैं? 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य, कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द राज्यसभा? तभी मैंने बताया था कि 1/3 सदस्य है, 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल पर रिटायर्ड होते रहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पर नहीं, 2 वर्ष पर। 1/3 2 वर्ष, ये याद रखना नंबर दोनों। आधे सदस्य नहीं, 1 2 नहीं, 1 3, आधे नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पहला हमारा ऑप्शन आ गया, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर। आगे देखते हैं, कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? अच्छा कमेंटेटर हो सकता था लेकिन नहीं बन सका, बन सका था, टाइम नहीं था। तो ये आपका 249 249 क्या कहता है कि पार्लियामेंट स्टेट जो सूची के विषय हैं उन पर कानून बना सकती है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन भाई? तो वो महाशय हैं मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ राज्यसभा। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो भाग ले सकता है। अब आगे देखते हैं, भारतीय संसद बनती है, अभी हमने बताया किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट, तो तीनों से मिलकर बनती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने का मैक्सिमम अंतराल हो सकता है। तो ये बात कहाँ कही गई थी? आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 85। आगे देखते हैं, कौन सा प्रावधान भारतीय संसद संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अब आपको बताना है विशेषाधिकार के बारे में। अब ये है भाई साहब 105। अब ये देखो, इस आर्टिकल को मुझे पढ़ के थोड़ा सा निराशा हुई। वो क्यों? क्योंकि भाई साहब जो छात्र होते हैं, छात्रों को इन विशेषाधिकारों का अगर 0.5% भी दे दिया जाए तो उनका कल्याण हो जाए। होता क्या है कि इन्हें पूरी आज़ादी है, फुल आज़ादी, फुल इज्जत, और भाई साहब छात्रों को ना मिल रही इज्जत, वही फुल। हमारे खिलाफ अगर कोई झूठा भी केस दर्ज करा देता है, झूठा भी, नामचार का भी इसी तरीके से, तो ज़िंदगी भर आप गवर्नमेंट जॉब में तो जाने से रहे। दूसरी दिक्कत आएगी आपके पासपोर्ट में, तीसरी दिक्कत आएगी आपकी शादी में, पर चौथी दिक्कत आपको पता ही कहाँ कहाँ आने वाली है फिर। तो भाई छात्र मांगते हैं जस्टिस, पर थोड़े बहुत अधिकार हमारे लिए भी रख दो, जिससे कि कल्याण हो सके ज़िंदगी में। तो चलो देखेंगे, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट? ये आप यूएसए में पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई इंडिया ही है, इज्जत से मत खेलो भाई। चलो देखते हैं आगे, इसका क्या है? इसका 253 249 में क्या देखा था हमने कि राज्य के विषय पर संसद कानून बना सकती है। 249। चलिए आगे देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? अब ये देखिए, शून्यकाल ये पूछा था कभी कभी, ये कहाँ की देन है? 0 ओवर, ये भारतीय संसदीय व्यवहार है, यानी कि भारत में ही जन्म हुआ है इसका भाई साहब। तो ये 1 घंटे का टाइम पीरियड होता है, कब से कब तक? 12 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम होता है ये। इसमें प्रश्नकाल
होता है, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, किसी भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर का समय काल होता है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये इसमें कहा गया है पार्लियामेंट में कि भाई आप अगर कोई सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, यानी कि एब्सेंट रहता है 60 दिन तक, तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। भाई हमने जब से तैयारी स्टार्ट करी और अब तक मैं अखबार पढ़ते पढ़ते आंखें ख़राब कर ली मैंने ये कोई बंदा नहीं देखा अभी तक भाई जिसकी जो ऐसे ही करके सदस्यता ख़त्म हुई हो। भाई तुम्हें अगर पता हो तो भाई कमेंट करो यार, सेक्शन बताओ मुझे ज़रा कमेंट करके, हो सकता है मुझसे छूट गई वो, तो भाई ऐसा भी है। आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता स्पीकर करता है। अब ये देखिए इसमें भी एक चीज़ है, अगर सपोज दैट कि स्पीकर नहीं है, आपका स्पीकर नहीं है, तो कौन करेगा? तो उसमें जो उपाध्यक्ष होगा लोकसभा का, यानी कि लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा वो करेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में वो भी नहीं है तो कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। अब आप कहोगे कि सभापति क्यों नहीं करेगा? जैसे इसमें स्पीकर कर रहा है पहले, फिर डिप्टी स्पीकर कर रहा है, फिर यहाँ पे फिर वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो सभापति है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वो इसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो इसलिए वो नहीं करेगा इसकी अध्यक्षता। तो ये क्रम है इसका सीक्वेंस, जैसा हमने बताया, तो प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन करेगा, कौन बनेगा प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो नहीं तो CGI। तो ऐसे इसमें 3 का सीक्वेंस याद रखो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उसके बाद में उपसभापति। क्लियर है? आगे देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी UPSC ने पूछा था। द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद, तो ये भाई साहब ये था दहेज से रिलेटेड डोरी एवोल्यूशन बिल। ये कब आया था? ये 1961 में। तो पहली बार बैठक हुई थी 1961 में। दूसरी बार बैठक हुई थी, अगर वो सेकंड बैठक पूछ रहे तो वो 1977 में हुई थी, कुछ बैंक सेवा से रिलेटेड कुछ नियम आए थे तो उसमें हुई थी। तीसरी बैठक हुई थी आपकी 2002 में, आतंकवाद निरोधक विधेयक लाया गया था तब हुई थी ये तीसरी बार, आतंकवाद से संबंधित। तो ये 3 ही बैठकें हुई हैं अभी तक, जॉइंट सेशन 3 बार हुआ है। आपको पता ही है जॉइंट सेशन में किसकी जीत होगी, तो जाहिर सी बात है मेंबर ऑफ लोकसभा ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे उन्हीं की जीत ज़्यादा होती है, जो भी पार्टी रूलिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड? तो यह है 267। आगे देखते हैं, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। मनी विल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया भाई, डिफाइंड है, ये देखना है। बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है तो उसको देखना है आपको, बट ये कुछ ये डिफाइंड भी है तो उसको देखना। मनी विल डिफाइंड है आर्टिकल 110 में। इसमें कहा गया कि अगर कोई हम खर्च संचित निधि से करेंगे तो मनी बिल में आएगा, संचित निधि पर कोई भार आएगा तो मनी बिल में आएगा, और अगर ऐसी कोई निधि में धन जो जमा करना है, उनसे पैसा निकालना है, वो मनी बिल में आएगा। कोई उधार लेना है तो मनी बिल में आएगा, कोई कर लगाना है ना, तो वो मनी बिल में आएगा। तो ये सारी चीज़ें मनी बिल में आएंगी। अब ये मनी बिल को डिक्लेयर कौन करेगा, हाँ ये मनी बिल है या नहीं है? तो जो लोकसभा का स्पीकर है उसके पास पावर है कि वो डिक्लेयर करता है कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा ये नहीं है। आगे देखते हैं, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर करता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, लेकिन याद रहे कि इसको लोकसभा में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है, यानी कि प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है लोकसभा में पारित करने से पहले, इसको यानी कि लाने से पहले। तो कौन डिक्लेयर करेगा यहाँ यार मनी बिल है नहीं है? वो करेगा स्पीकर आपका, आर्टिकल 110। क्लियर है? राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, राज्यसभा को भेजा जाता बस 14 दिन के अंदर उसको पास करके ऐसे वापस करना होता है। अगर वो पास नहीं भी करेगा फिर भी पास ही मान लिया जाता है। 14 डेज तक का समय होता है जो रोक सकता है, बट जनरल विधेयक में ऐसा नहीं होता, धन विधेयक में टाइम है। क्लियर है? आगे देखते हैं,
उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तरीके को, अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे इधर। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक से बारे डिस्कस कर लेते हैं। आपको देखो पहले सबसे पहले इंडिया में जो कोर्ट बना था 1773 के एक्ट के अंडर में बना था वो। दूसरी बार जो एकल प्रणाली ली गई है यानी कि एकीकृत न्याय व्यवस्था होगी भारत में, वो ली गई है 1935 के एक्ट से। 1935 के एक्ट से। तो हमारे सिस्टम कैसा है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये सिस्टम है, इसे को कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। अब ये क्या हुआ था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब इसमें कोई भी डेट 26 जनवरी 1950 की नहीं है। तो जबकि उद्घाटन जो हुआ था, उद्घाटन की अगर बात करें तो 28 जनवरी में हुआ था, 28 जनवरी 1950। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जो अपॉइंटमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का तो वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन रिकमेंडेशन किसकी रहेगी, कोलेजियम सिस्टम की। कोलेजियम सिस्टम के तहत राष्ट्रपति करता है। अब ये पूछा जाता कि अभी प्रेजेंट में कितने टोटल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, 31 + 1, 31 जज प्लस 1 CGI। तो टोटल संख्या हमारी 34 है, 34। आगे देखते हैं। अब कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है, कोलेजियम सिस्टम में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 दूसरे न्यायाधीश होते हैं जिनके सलाह पर ये रिकमेंडेशन करती है। तो 5 लोग होते हैं पूरे इसमें। अभी जितने भी जजेस आएंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट में, उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और अपना जो रिजाइन करेंगे वो राष्ट्रपति को करेंगे, सारे जज राष्ट्रपति को। ये भी UPPCS में 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। अब इसको किस प्रकार हटाया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। अब ये एक क्वेश्चन पूछता कि इसमें इनकी जो संख्या है उसको घटा बढ़ा कौन सकता है, तो कौन, संसद। संसद के पास में पावर है, इनकी संख्या को घटाया बढ़ा सकता है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने हेतु न्यायाधीशों की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी है, किससे, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की। तो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम 5 होनी चाहिए उसमें। आगे देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स, तो यह ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अरे यार इतनी भी खराब नहीं है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये आती है। अब देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या आशय है, तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी फैसले होंगे वो साक्ष्य के तौर पर रखे जाते हैं, जिन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई किसी केस पर, तो हाई कोर्ट उस पर जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, उसी के अंडर में अपना फैसला सुनाएंगे वो। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट इम्प्लाइज दैट कि इसके सभी निर्णय साक्ष्य मूल्य होते हैं और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है। तो अभिलेख न्यायालय या फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल कौन से में आता है, तो आर्टिकल उसका 129। और मूल अधिकारिता वाला हमने किसने देखा था, 131 में, 131। तो 2-3 आर्टिकल इसके इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देने हैं। आगे देखते हैं। संविधान उच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग के द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनोनिकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। और ये केस कब था, ये 1973 में केस था, जिसमें 13 सदस्यों की पीठ थी। एक अब तक की सबसे बड़ी पीठ बनाई गई थी 1973 में, 13 सदस्यों की पीठ, जिसने ये मूल ढांचे का
बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान के मूल संरचना या मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति नहीं है आपके पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास में ऐसी कोई पावर नहीं जिससे कि उसके मूल ढांचे को ख़त्म कर दे संविधान के। तो आप पूरे संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट उसके मूल सिद्धांत जो है ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो ये कौन सा मामला था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। न्याय पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? जुडिशियल रिव्यू मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 कि अगर ये न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। अगर कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो कोर्ट्स क्या काम कर सकते हैं? उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं, यानी कि कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। ये ठीक है। भारत संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? संविधान का संरक्षक, हु इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है? पर तो आर्टिकल अनुच्छेद 143 के तहत तभी ऐसे मामलों पर जब परामर्श के लिए कहता है, जब प्रेसिडेंट कहेगा कि हमें जो परामर्श चाहिए तो भाई आप हमें एडवाइस करें। तो एडवाइस ये सिर्फ सलाहकारी होती है, ये बाइंडिंग नहीं होती है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ मुझे इन मसलों पर सलाह की ज़रूरत है, तब उसके लिए कह सकता है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं PIL क्या होता है? जनहित याचिका। PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल। तो ये आपके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, यानी कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में। तो एक जज हुए हैं इंडिया में, उनका नाम था PN भगवती। PN भगवती, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। PN भगवती का इसमें एक महत्वपूर्ण रोल था भारत में PIL को इम्प्लीमेंट करने में, लाने में। देखते हैं आगे। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल। अब ये देखते हैं, हम गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। इधर से गवर्नर स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। राज्यपाल, राज्यपाल, गवर्नर के बारे में देखते हैं अब जरा। अब कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये आदत है, गलत आदत पड़ गई हमें कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए गलत है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और फिर होता क्या है कि लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, अब हम इसको कैसे देखें? भाई सीरियस कैंडिडेट देखें, नॉन सीरियस बढ़ाएं और अपना उसी टाइप की वीडियो देखें जो उनको इंटरेस्ट आता है, जिसमें जिनको एग्ज़ाम निकालना हो कंटिन्यू वीडियो देखें। तो अब इसमें भाग 6 में आप देखेंगे, भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167 तक है। इसमें राज्य कार्यपालिका के बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में जिक्र किया गया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव, स्टेट में एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होती है? और स्टेट मतलब गवर्नर के हाथ में होती है। अब कुछ आर्टिकल जैसे हमने प्रेसिडेंट के डिस्कस किए थे, यहाँ पर डिस्कस करते हैं राज्यपाल के, यानी गवर्नर के। तो जो आर्टिकल 155 है वो क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और ये कब तक के नहीं करेगा? 5 साल के लिए। लेकिन अगर इनका अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसे जो है अलग अलग राज्यों में भी 5 साल कंप्लीट कराया जा सकते हैं, इधर उधर भेज के 5 साल हो सकते हैं उसके, पहले भी हटा सकता है अगर वो चाहे तो। और आर्टिकल 156 क्या है? 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है उसको। क्लियर है? अब 157 में, आर्टिकल 157 में राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति हो सकता है। पहली चीज़ तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। दूसरी चीज़ 35 एज कंप्लीट होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट की चाहिए। और 2 चीज़ें बस इसमें होनी चाहिए। और आगे देखते हैं हम 156, जितने भी काम होंगे राज्यपाल के नाम से होंगे वो,
राज्यपाल के नाम से होंगे। आर्टिकल 164 क्या कहता है? आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। सीएम का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उसकी सलाह पर, इसकी एडवाइस पर गवर्नर जो है अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति करेगा। क्लियर है? गवर्नर के पास में एक और पावर होती है, वो 1/6 भाग को नामित करता। कहाँ पे? विधान परिषद में। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को वो नॉमिनेटेड करता है। नॉमिनेटेड। क्लियर है? पहले होता ये था कि एक एंग्लो इंडियन को भी करता था वो विधानसभा में, लेकिन 104th अमेंडमेंट 2019 में ये ख़त्म कर दिया गया है, एक एंग्लो इंडियन वाला। अब कोई एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट नहीं होगा इसमें। क्लियर है? आगे देखते हैं। आर्टिकल 165 में एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है वो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो 165 आर्टिकल उसका। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति ने किया था राज्यपाल का, बट शपथ कौन दिलाता है? तो आपका शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट का जज। प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। इधर हाई कोर्ट का जज। अब ये देखते हैं पहला स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बात ठीक है। दूसरा, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात भी ठीक है। 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ये नहीं है, तो हमारा डी आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा ही बातें सही है, हमारा डी आंसर है इसका, ये गलत है। आगे देखते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। गवर्नर सैलरी एंड अलाउंस आर गिवन बाय। तो ये वेतन भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन अगर बात की जाए पेंशन की, तो पेंशन भारत की संचित निधि दी जाती है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन में और इसमें भत्तों में अंतर है। सैलरी मिलती है आपको स्टेट से और पेंशन मिलती है बाद में वो सेंट्रल से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति है? अभी हमने बताया था कि आपका जो प्रेसिडेंट है उसको आर्टिकल 123, बट जो गवर्नर है वो 213, यही नंबर है, बट आगे पीछे कर दिए 213। आगे देखते हैं। किसी विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कितना अंतर है, देखो इधर आप इंग्लिश में देखो, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? इधर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसोल्व बट एबोलिश्ड, देख रहे हो आप, तो इसलिए दोनों पढ़ लेने चाहिए। तो विधान परिषद होता है वो। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से आर्टिकल में से किसे एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका आर्टिकल 169। अब हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो पहले समझिए कि आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग जो विधानमंडल होगी, विधानमंडल में कौन कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपका गवर्नर। जैसे हमने संसद में देखा था, संसद में वो तीनों होते हैं। अब पहले देखते हैं कि विधानसभा में क्या होगा। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी कि विधानसभा होगी, विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 500। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। सबसे कम अभी सिक्किम में है 32। कुछ ऐसे अब बात भी रहते हैं जहाँ पे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 403 है, 403 है। क्लियर है? अब संख्या इसकी 2026 तक नहीं बढ़ेगी विधानसभा की भी, जैसे हमने उसके लिए देखा था। और आगे देखते हैं। अब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इसके लिए? 25 ईयर डिस्कस किया था हमने, 25 ईयर होनी चाहिए। और आर्टिकल 332 में SC ST के लिए रिजर्वेशन किया गया है इसमें जनसंख्या के आधार पर।
कुछ सीटों पे। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें क्या है, 169 के अकॉर्डिंग संसद किसी स्टेट में ये बना सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, विधानसभा को अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से बहुमत पास करके भेजना होगा। अभी कितने स्टेटों में है, अभी 6 स्टेटों में विधान परिषद है। कौन कौन से, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद में बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया। अगर किसी को दिक्कत है याद करने में तो मैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में तेलंगाना, 2 स्टेट तो ये हुए। यूपी के जस्ट बगल में बिहार, 2 स्टेट ये हुए। कर्नाटक के जस्ट बगल में महाराष्ट्र, 2 स्टेट ये हो गए। 6 जगह पे है अभी। इसका टाइम पीरियड कितना होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, 6 साल। वही 1/3 सदस्य 2 साल पे रिटायर्ड होते रहते हैं। अब इसमें कम से कम संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम संख्या 40 होगी और मैक्सिमम संख्या 1/3 भाग हो सकती है। विधान परिषद का, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 भाग होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट 60 दिन तक अनुपस्थित रहता तो उसकी ख़त्म कर दिया गया सदस्यता, बट आज तक हुआ नहीं ऐसा। देखते हैं आगे। अब ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये ध्यान रहे कि आपको वो किसका पूछ रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का पूछ रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछ रहा है। तो यहाँ पे असेंबली का पूछ रहा है। अभी हमने असेंबली का बताया था आपको कि मिनिमम 60 हो सकती है, मैक्सिमम 500 हो सकती है। काउंसिल का कितना होता है, मिनिमम 40 हो सकती है, मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं। विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 ईयर होनी चाहिए, जबकि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी 30 होनी चाहिए उसमें। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब ये हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं हम इधर। हाई कोर्ट, बाकी चीज़ें जो उसमें रह गई हैं, हमने पार्लियामेंट बहुत अच्छे से कर लिया था, तो वहाँ से वो सेम चीज़ें होती हैं बस। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब इसके वेतन भत्ते डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट, स्टेट में सुप्रीम कोर्ट होती है और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट। तो ये भाग आपका जो है भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है, भाग 6 में। यानी कि प्रत्येक स्टेट के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए या यूटी के लिए एक साझा हाई कोर्ट हो सकता है। कहाँ पे, 7th अमेंडमेंट 1956 में। कौन से आर्टिकल के अंदर, 231 के अंदर ये बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरी के लिए ये हो सकता है एक ही हाई कोर्ट, जैसे कि आपका चंडीगढ़ में है, हरियाणा और पंजाब का, इधर केरला में हो गया लक्षद्वीप का। क्लियर है। अब इसमें जैसे कि अभिलेख न्यायालय की हमने बात की थी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये उसमें 129 था। यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए वो कौन सा आर्टिकल है, वो है आपका 215। ये 214 में क्या है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 215 में है कि एक अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। क्लियर है। अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए 62 ईयर। अगर ये हाई कोर्ट का जज अपना रिज़ाइन करेगा तो किसको देगा, तो वो देगा राष्ट्रपति को, क्योंकि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के थ्रू ही होता है। बट शपथ कौन दिलाता है, शपथ आपका दिलाता है राज्यपाल। इनको 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।
हटाने की प्रक्रिया वही है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज की है। बाकी इसमें अगर आप कहीं पे 10 साल आपको प्रैक्टिस करते हुए 10 साल आप जज हैं, कहीं कहीं सॉरी एडवोकेट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको बनाया जा सकता है। एक चीज़ और रही आपके कि इसके भी जो है आपके उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, आपको जो सैलरी है, सैलरी आपको मिलेगी स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से, स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से। बट पेंशन आपको जो मिलेगी, पेंशन मिलेगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये चीज़ ध्यान रहे। और बाकी पहला जो कोड बना था 1862 में कोलकाता, मद्रास और उसके लिए बना था। यूपी में वो आई थिंक 1866 के टाइम पे बना था। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं? राज्य की समेकित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन कहाँ से मिलती? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्लियर है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से मिलती है? मैंने पेंशन बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये ध्यान रहे आपको। पेंशन जो मिलती है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और सैलरी जो मिलती है आपको वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। आगे देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि वर्तमान में 18 उच्च न्यायालय हैं। 18 हाईकोर्ट हैं क्या? 18 नहीं, 25 हाईकोर्ट हो चुके हैं। पहला गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका। ये बचे आपके पास में 2 ऑप्शन। कह रहा है कि उनमें से 3 क्षेत्राधिकार का एक से अधिक है। ठीक है, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में अपना उच्च न्यायालय नहीं दिल्ली में है, तो तीसरा ये गलत हो गया। वो उच्च न्यायाधीश की पद पर रह सकता है, चौथा सही है। तो ये हमारा ये ऑप्शन हमारा गया डी हो गया। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देता प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात करते हैं अब हम? तो किसमें सेंटर स्टेट संबंध? तो भाग 11 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 245 से 255 तक राज्यों के विधायी संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। विधायी संबंध तो लेजिस्लेटिव रिलेशन। वहीं अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, कहाँ में बात की गई है? यानी कि प्रशासनिक संबंध। ये विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध, वो भाग 11 ही है उसका, लेकिन वो है आर्टिकल 256 से 263 तक। तीसरे टाइप के संबंध आते हैं वित्तीय संबंध। तो फाइनेंस रिलेशन जो है, फाइनेंस रिलेशन, वो भाग 12 है। ध्यान रहे कि 2 तो भाग 11 में, ये भाग 12 में है। भाग 12 में 268 से लेकर 268 से 281 तक है मेंशन। आगे देखते हैं। विधायी संबंधों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन, वह 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो संसद में है। आगे देखो, कौन सी एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सांविधिक है। कौन सी? स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि इसको कहते हैं हम सांविधिक। संवैधानिक में कंफ्यूज मत हो ना, सांविधिक बॉडी है ये, जिनको 1956 में बनाया गया था, 1956 में। आगे देखते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध, इसका संबंध केंद्र और राज्यों के संबंधों से है, सेंटर स्टेट रिलेशन के। तो इन्हें सेंटर स्टेट के रिलेशन को मजबूत करने के लिए 1983 में एक कमीशन बनाया गया था, जिसके सदस्य कौन थे? ये सरकारिया, RS सरकारिया नाम था इनका, RS सरकारिया। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता कि इसके और 2 सदस्य और कौन कौन थे? तो एक तो B शिवरामन थे, और दूसरे थे SR सेन। तो आप इन्हें दोनों को याद रखें, B शिवरामन और SR सेन। क्लियर है? आगे देखते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आर्टिकल 52। आगे देखते हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द
रेटिफिकेशन ऑफ एन इमरजेंसी पीरियड हुआ था पार्लियामेंट। तो ये 1 माह के अंतर्गत हो जाना चाहिए। अब इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ हम देख लेते हैं इधर, जिनको नहीं पता हो। तो इमरजेंसी का कहाँ पे प्रोविज़न है भारतीय संविधान में? पार्ट 18 में। कौन से में? पार्ट 18 में प्रोविज़न है इमरजेंसी का। तो 3 आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण तो इमरजेंसी का लगाई जा सकती है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352 के तहत। वहीं पे दूसरा 360 में क्या है? 360 में आपका फाइनेंस इमरजेंसी है, जो अभी तक नहीं लगी है, लगाने भी नहीं है भाई। और 356 में क्या है? 356 में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल तो यह है राष्ट्रपति शासन 356 में। इसमें राष्ट्रीय इमरजेंसी है, इसमें वित्तीय इमरजेंसी है, फाइनेंस इमरजेंसी। आगे देखते हैं। आपातकाल की घोषणा स्वीकृति संसद के समक्ष रखना आवश्यक है, कितने दिन के अंदर? तो ये 1 माह के अंतर्गत। लेकिन वहीं पे अगर बात करता फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत कितने, तो 2 माह है उसका। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल वो भी 2 माह है, बट राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत वो 1 माह है उसका। अब कुछ कमीशन के ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो 360 का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? अब हम देखते हैं कुछ कमीशन। कौन से? संवैधानिक आयोग। तो ये होता वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन। अब ये देखो, अब फाइनेंस कमीशन आर्टिकल का, इसका आर्टिकल कौन सा है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जाती है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए नियुक्ति की। तो रीअपॉइंट हो सकता है इसका? हाँ, हो सकता है। तो इसका काम क्या है कि वित्त आयोग का काम जो भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, तो राज्यों के राजस्व में सहायता करना या उसकी सिफारिश करना। क्लियर है? तो अब ये पूछता कि पहला फाइनेंस कमिश्नर कौन था? तो पहला था केसी नियोगी। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, केसी नियोगी। कब? ये 1951 में था। अभी तो 15वां कमीशन है। क्लियर है? आगे देखते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। लोकपाल के बारे में देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो सबसे पहले जो लोकपाल आया था वो आया था 1809 में स्वीडन में। स्वीडन में सबसे पहला आया था। लेकिन हमारे यहाँ लोकपाल अधिनियम आया था 2013 में। 2013 में आया था और अभी तक बन के ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जो बना पहला, जो इसका लोकपाल बनाया गया था, तो उसका कौन था अध्यक्ष? पिनाकी चंद्र। सिस्टम ये भी कंप्लीट नहीं होगा जरा, बहुत स्लो सिस्टम है। पिनाकी चंद्र घोष। क्लियर है? इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 324। आगे देखते हैं। किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? 324 में। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की नियंत्रता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका है 61वां संविधान संशोधन में 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब इलेक्शन के कमीशन के बारे में थोड़ा सा और ये डिटेल से देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का है भाग 15 के अंतर्गत है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 में मेंशन है इसके बारे में। तो अब ये कभी कभी पूछ लेता है ये किसका इलेक्शन कराता है? तो ये संसद, राज्यसभा लोकसभा के दोनों का, राज्य विधानमंडल यानी कि विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका 4, 1 2 ये हो गए, 2 ये और 2 ये, 6 का इलेक्शन कराता है। इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके साथ में 2 सदस्य और होते हैं। अब ये सदस्य जोड़े कब गए थे? ये 1989 में। पहले एक ही होता था, 1989 से 2 + 1 होने लगे हैं। पूछता कि कब से होने लगे? 1989 में। एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे कि इसका टाइम जो होता है 6 ईयर का, निर्वाचन आयुक्त का 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले होगा,
टेन्योर उसका उसी उस पर होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो डिस्प्यूट चलता है उसकी पावर्स को लेकर है, जो दो सदस्यों को हटाना है या फिर इसे हटाना है जो अध्यक्ष है, तो इसको हटाएगा उसी आधार पर जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा, लेकिन इनको सिर्फ इसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट हटा सकता है। तो ये एक चीज़ पे लेकर विवाद है। आगे देखते हैं अब। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो ये निर्वाचन आयोग से, चुनाव सुधारों से रिलेटेड था। निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यता ये कब से बनी थी? 1989 से। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संशोधन किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया अब, तो आर्टिकल 368। अब संविधान संशोधन के हमने ये आर्टिकल देख लिया 368 है। अब इसके कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन से भाग में है ये, तो आपका भाग कौन सा है? भाग आपका 20 है। 20 भाग में 3 प्रकार से अमेंडमेंट होता है। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत, यानी कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से होता है। क्लियर है? अब ये देखो, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था वो कब लगाया था? वो लाया गया था 1951 में। पहला 1951 में लाया गया था। वो 9वीं अनुसूची से रिलेटेड था, 9th शेड्यूल से रिलेटेड था वो। उसके बाद में फिर एक जो बड़ा अमेंडमेंट था वो 42 अमेंडमेंट था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लघु संविधान किस आर्टिकल को कहा था? तो वो कहा था 42nd अमेंडमेंट 1976। क्लियर है? फिर बाद में लाया गया एक 52 अमेंडमेंट। वो किससे रिलेटेड था? 1985 में लाया गया था। ये था दल बदल से, अगर कोई दल बदलू इधर उधर भागेंगे तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। 52 अमेंडमेंट 1985 में। लेकिन फिर भी आज के कुछ दल बदलू हैं तो इधर उधर को भागते रहते हैं, तो उनको टांगों में रस्सी डालने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा यहाँ पर तो होने वाला पॉसिबल है नहीं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद में आया जो बड़ा अमेंडमेंट था वो 86 अमेंडमेंट 2002 में। उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे DPSP में, फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो ये हो गया था। अब ये देखते हैं कि इसको कौन ला सकता है, इसको लाने की प्रक्रिया क्या है। तो ये कहीं पे भी लाया जा सकता है, या तो पहले आप लोकसभा में ले आओ या फिर आप ले आओ राज्यसभा में। चलिए आगे देखते हैं हम। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है कहाँ पे? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, संसद के किसी भी सदन में, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आगे देखते हैं, राजनीतिक दलों को दल बदलुओं को रोकने के लिए क्या लाया गया था? 52 अमेंडमेंट 1985 में। आगे देखते हैं, दल बदलुओं के लिए ये आया था। मतदाता आयु घटाने के लिए कौन सा लाया गया था? ये लाया गया था हमारा 61वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन के तहत किस एक में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र के किसी भी राज्य मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के आकार का 15% से ज़्यादा नहीं होगा? तो ये था आपका 1991वां अधिनियम। तो किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई थी? राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 350 का ए। इसमें कुछ और देख लेते हैं। जो पार्ट 17 है वो किससे रिलेटेड है? वो राजभाषा से रिलेटेड प्रावधान है इसमें, राजभाषा से रिलेटेड प्रावधान है इसमें। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघ की भाषा क्या बोली गई है आर्टिकल 43 में? कि हिंदी संघ की भाषा होगी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। अब ये एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, प्रथम राजकीय भाषा आयोग जो बना था वो कौन था? भाषा आयोग प्रथम 1955 में बना था। उसका अध्यक्ष था आपका बीजी खैर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, 22। अब ये देखिए पंचायती राज शुरू हो गया, पंचायती राज PR। तो इसमें आपको कमेटीज़ बतानी है कुछ। पहले थोड़ा सा अपनी गंदी आदत वाली चीज़ हम डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज, स्टार्टिंग से, बेसिक से। तो पंचायती राज को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
क्योंकि स्थानीय स्तर पर, नीचे स्तर पर हम जो है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये एक संघीय व्यवस्था की पहचान है। तो भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 का ड तक इसका प्रोविज़न है। तो ये इसको संविधान के अंतर्गत कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। इसमें कुछ 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और 11वीं अनुसूची जोड़ी थी। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसको लाने के लिए। क्लियर है? अब इसमें टोटल विषय कितने हैं पंचायती राज में? पंचायती राज में स्थानीय शासन में, म्यूनसिपलिटी ने स्थानीय शासन में 29 विषय हैं। 29 विषय हैं गाँव में जिनको प्रधान के द्वारा काम कराया जा सकता है। 29 विषय। क्लियर है? पंचायती राज जो ये एक अपने आप में सब्जेक्ट है, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में है पंचायती राज। अब पंचायत में आपको पता ही होगा कि प्रधान होता है, 5 साल के लिए प्रधान बनाया जाता है, लेकिन उसे पहले भी हटाया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन याद रहे कि इसमें ये सिस्टम नहीं है कि जैसे क्या अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, संसद में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, फिर आपका ये भंग हो जाती है विधानसभा, तो उसमें फिर नए सिरे से चुनाव होता है। लेकिन पंचायती राज में क्या है, ग्राम के लिए अगर प्रधान को हटाया जाता है, जैसे 5 साल के लिए प्रधान बना, उसको हटाया जाता है 2 साल में, 3 साल में, तो रिमेनिंग पार्ट के लिए फिर आपका इलेक्शन होगा। 2 साल बचे हैं आपका, 6 महीने, 1 साल बचे हैं, तो उसी पार्ट के लिए आपका इलेक्शन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर किसी प्रधान को 2.5 साल में हटा दिया जाता है, 1 साल में हटा दिया जाता है, कितने टाइम के लिए उसका इलेक्शन होगा? वो होगा रिमेनिंग टाइम, जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए। एक चीज़ और देखते हैं, हमारे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी में, डीपीएसपी में आर्टिकल 40 था, वो पंचायती राज से रिलेटेड था। आर्टिकल 40 पंचायती राज से रिलेटेड। क्लियर है? अब इसमें कुछ कमेटीज़ बनी थी, जैसे क्या इसको डिस्कस करते हैं। पहली कमेटी, ये कमेटी थी बलवंत राय मेहता। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में। तो 1957 से बनते बनते देखो अब तक बात बनी, कुल मिला के बात बन गई। तो आपका भी एग्ज़ाम निकल के बात बन जानी चाहिए, जिससे कि आपके रिश्ता हो, फिर आगे बीवी बच्चे हो और आप देश के काम आओ। संदीप भैया की तरह नहीं। संदीप भैया जिस तरीके से कहता कि भाई मैं लगता तो भाई कोई गर्व करने वाला नहीं है, भाई सब गर्व करने वाले होते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई। तो ये अब देखते हैं, बलवंत राय मेहता ने कहा था कि ग्रामीण स्तर पर 3 स्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय। तो पहले का दूसरा तो एक में ही है। फिर अशोक मेहता आए, उन्होंने कहा कि नहीं 2 स्तर पर होना चाहिए। सिंह जी आए, उन्होंने कहा जी स्थानीय शासन पद्धति होनी चाहिए। जी.के. राव इन्होंने ये कहा इस तरीके में सुधार आना चाहिए। अब ये बता दें कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी? तो आपका 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये लागू हुई थी। क्लियर है? अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज सक्षम कहाँ से लागू? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे? नागौर में, राजस्थान में। आगे क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 338 और 338 का ए। अब ये हुई आपकी क्लास कंप्लीट। पॉलिटी की हम एक क्लास ऑलरेडी करा चुके थे। अब ये ध्यान रहे आपको, अब काम की बात सुन लो भाई, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो स्टेट पीसीएस का, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, समझेगा नहीं, उसमें पॉलिटिक्स से पीसीएस के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसको 2 से 3 बार देखना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसको मतलब फिर गूगल करना, फिर बाद में सहारा लेना। मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया तो आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो भाई कमेंट करो या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें आपको मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आप अब आपको करना क्या है, ईमानदारी से, इतना मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? वो अगर दिल करता है, आपके कोई अच्छे फ्रेंड हैं, मतलबी टाइप के नहीं हैं, तो उन लोगों को शेयर भी कर सकते हो। अगर आप देख जलने टाइप के इंसान हो, चाहते हो कि खुद का सिलेक्शन हो, दूसरे सामने वाले का नहीं हो, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। तत्काल भागो से यहाँ से। भाई पहले दूसरे का भला सोचो, बाद में अपना सोचो।
ये तो ऊपर वाला भी कहता है कि भाई मैं तेरा भला तभी करूँगा तो अपने दोस्तों के काम आए जब। क्लियर है कि नहीं है? दोस्त कैसे बनाने हैं वो आपको पता ही है, तो मैं इस पर फालतू बात नहीं करूँगा बिना मतलब की। और ज़्यादा इधर उधर की वीडियो देखने के चक्कर में मत पढ़ा करो भाई, पढ़ाई से मतलब रखो अपना। सोसाइटी क्या बोल रही है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि उनको काम है बोलना, आपका काम है मेहनत करना। तो हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी आज की क्लास। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अब आपसे विदा लेने का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। ओके बाय, धन्यवाद।